मूविंग फॉरवर्ड, हमारी अगली अतिथि ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हर भूमिका में अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाई है। टेलीविजन से लेकर पब्लिक लाइफ तक और गवर्नेंस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों तक उनका सफर लगातार नए आयाम जोड़ता रहा है। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी का, और इससे खास बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी अमन चोपड़ा। देखिए, मैं जानता हूं आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। स्मृति ईरानी को इंट्रोड्यूस मैं क्या ही करूंगा, आप सभी जानते हैं, नेता, अभिनेता, लेखक। लेकिन एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा जितने भी लोग यहां पर हैं। भाई, कोई इंटरव्यू करने आता है, कोई संवाद करने आता है तो उनके बारे में पढ़ता है, समझता है। एक चीज जिसने मुझे बहुत पर्सनली मोटिवेट किया, इंट्रोडक्शन तो आप सभी जानते ही हैं, शायद बहुत कम लोगों को यह पता होगा। हम लोग इस वक्त धौलाकुआं इलाके में हैं। आप सभी जानते हैं हम लोग धौलाकुआं इलाके में हैं। इसी धौलाकुआं इलाके में स्मृति ईरानी के आदरणीय पिताजी ने सड़क पर किताबें बेची हैं। और आज मैं उन शख्सियत के सामने बैठा हूं, उन्हीं स्मृति ईरानी ने भारत सरकार में 5 मंत्रालय संभाले हैं। मैं चाहूंगा इस बात के लिए जोरदार तालियों से एक बार फिर से अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सुविधाओं का बहुत रोना रोते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला न्यूज 18 इंडिया के इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। अमृत रत्न, तो पहला सवाल अगर मैं इसी से जुड़ा लेना चाहूं कि चलिए, अमृत रत्न आप अपने जीवन के जिस पड़ाव में आज है, जहां से आपने शुरुआत की और आज तक, अगर मैं पूछूं कि आप अगर किसी को अमृत रत्न देना चाहें तो आप किसे देंगी और क्यों देंगी? मुझे लगता है अमन जी, इस देश में अगर कोई अमृत है तो उस अमृत का नाम देश का संविधान है, देश का लोकतंत्र है, जिसके आधार पर कई रत्न उपजे हैं। जी, आपने मेरे पिताजी का उल्लेख किया तो ये सत्य है कि मेरे पिताजी यहीं धौलाकुआं के बस अड्डे पर सड़क पर किताबें बेचते थे। मैं छुटपन में उनके साथ बैठकर वो सिक्के थोड़े थोड़े बटोर कर अपने लंच बॉक्स में डालती थी, जो किताब बेचकर वो इकट्ठा करते थे। लेकिन जिस होटल में आप हैं जी, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में मेरी माताजी हाउसकीपर का काम करती थी। तो अगर कोई अमृत है इस काल में, तो वो देश का लोकतंत्र है, जो सड़क से उठाकर एक बच्चे को देश की कैबिनेट तक पहुंचा सकता है, क्योंकि देश का लोकतंत्र इसको एक कल्पना के रूप में नहीं बल्कि एक हकीकत के रूप में सृजित करता है। तो मैं चाहूंगी कि अगर कोई रत्न है जो मैं दे सकूं अपने देश को, तो वो ये कि हमारा लोकतंत्र बुलंद रहे, आबाद रहे, और यूं ही हर हिंदुस्तानी को मौका देता रहे, ताकि वो रत्न बन के अपने समाज में चमके। बहुत उम्दा। अच्छा स्मृति ईरानी जी, हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सवाल बहुत सारे हैं, राजनीतिक भी हैं, देश के लिहाज से भी हैं, लेकिन आज जब मैं आपके इंटरव्यू के लिए आ रहा था तो कुछ आंकड़ों पर मेरी नजर गई। आप सबकी जानकारी के लिए, आज भारत में डिफेंस प्रोडक्शन 2.25 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। 2.25 लाख करोड़ 2025-26 में, और भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 55 गुना बढ़ चुका है, लगभग 40,000 करोड़। एक और आंकड़ा है छोटा सा, जो मैं आज आ रहा था तो मैंने पढ़ा। आज भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है। तो अमृत रत्न से भारत के अमृत काल की बात की जाए, मेरे को लगता है आज जिसका संकल्प प्रधानमंत्री ने 2021 में लिया था, आजादी के 25 वर्ष पूरे होने पर, 75 वर्ष पूरे होने पर, और 25 साल का टारगेट रखा गया था 2047 में। तो भारत के अमृत काल की परिकल्पना स्मृति ईरानी के हिसाब से क्या है, और उस लक्ष्य के कितना करीब हम पहुंचे हैं? भारत का अमृत काल, नए भारत की खोज, जो प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया था। भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के प्रधान सेवक ने देश के सामने एक सामूहिक गोल रखा है, एक क्षितिज, एक लक्ष्य रखा है। जी, ये गोल, ये लक्ष्य एक व्यक्ति का नहीं है, एक समूह का नहीं है, एक मात्र समाज का नहीं है।
ये एक पूरे राष्ट्र का कहीं ना कहीं संकल्प है। कई लोग एक इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं एक लक्ष्य का, क्योंकि देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीडीपी और ग्रोथ के दृष्टिकोण से आंका जाता है। लेकिन भारत का जो एक अमृत काल जिसके सृजन की आप बात करते हैं, वो सिर्फ इकोनॉमिक आंकड़ों पर नहीं निर्भर होगा। ये संकल्प है जो प्रेरित हुआ है हमारे इतिहास से, ये संकल्प है जो प्रेरित हुआ है हमारे लोगों की काबिलियत से। आज अगर आप यूएस में भी देखें तो सबसे ज्यादा जो बुलंद स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो उन लोगों का है जो मूलतः भारतीय हैं। आज अगर भारत में आप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इसी भारत में 4 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा वो है जो भारत के नागरिकों ने भारत की सरकार की ओर से किसानों तक डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया। अगर आज आप आंकड़ों की बात करते हैं तो 140 करोड़ के देश में इसी भारत ने जब सरकार और समाज में समन्वय होता है तो परिणाम ये होता है कि राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 32 करोड़ महिलाओं का बैंक का खाता खुला। ये किसी राष्ट्र में संभव नहीं है कि 80 करोड़ लोगों को भारत में सरकार के माध्यम से सहूलियत मिले अनाज की, लेकिन शायद ही कोई राष्ट्र हो दुनिया में आज जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से मूलतः उभार सके। तो ये कहना कि एक काल अमृत का मात्र तभी होगा जब हम डिफेंस का खर्चा बढ़ाएंगे, ये कहना कि 1,60,000 करोड़ रुपया क्योंकि हमने सेमीकंडक्टर मिशन पे व्यय किया है तो वही अमृत काल की संकल्पना को साकार करेगा, ये शायद भारत को एक संकुचित दृष्टि से देखने का मेरे दृष्टिकोण से एक प्रयास होगा। भारत का कल्चर, भारत का एग्रीकल्चर, भारत का इतिहास, भारत का टेक्नोलॉजिकल प्रेमाइस और हाँ डिफेंस के साथ साथ इकोनॉमिक कैपेसिटी जो भारत की है, आप उन सब का मिश्रण, उन सब का कहीं ना कहीं समन्वय देखेंगे जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने 25 साल बाद का रखा। और अमिन जी, ये लक्ष्य वो है तब तो कौन हम में से जिंदा रहेगा भगवान जाने, लेकिन ये लक्ष्य भारत के भविष्य के लिए लक्ष्य है कि आज जो हम अपने लिए सृजित कर रहे हैं तो सिर्फ अपने और अपनों के लिए ना जिए, देश के लिए भी जिए, ये वो संकल्प है। तो हम देश के भविष्य के अमृत रत्न कितने कैसे तैयार कर पा रहे? मतलब आज तो हम यहाँ पर जितने भी लोग जुटे हैं, आज के अमृत रत्नों को हम सम्मान दे रहे हैं। भविष्य के अमृत रत्न, जैसे हम जेनजी की बात करते हैं, तो भविष्य के अमृत रत्न क्या भारत तैयार कर पा रहा है? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि भारत की युवा पीढ़ी में किसी बात का आपको संदेह होना चाहिए। ये वो युवा पीढ़ी है जो अपनी डेमोक्रेसी को पुख्ता करती है, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को समझती है, डेलिब्रेट करती है, डिबेट करती है और वोट करती है। ये वो युवा पीढ़ी है जो सिर्फ इलेक्शन टू इलेक्शन अपनी बात नहीं कहती, हर दिन हर मुद्दे पर कोई ना कोई अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। लेकिन ये वही युवा पीढ़ी है, अगर आप आंकड़ों की आज आप बात करते हैं तो 7 करोड़ एमएसएमईज का सृजन और उनका उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन इसी युवा पीढ़ी ने किया है जी। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारी युवा पीढ़ी जितना पुरजोर तरीके से स्टार्टअप्स में अपना योगदान दे रही है, उतना ही बुलंदी से एमएसएमईज को और सशक्त कर रही है और उतनी ही उस युवा पीढ़ी का कहीं ना कहीं एक संकल्प है, एक एम्बिशन है कि वो भी इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, विश्व में, न सिर्फ देश में बल्कि विश्व में सबसे प्रथम पायदान पर रहे। आपने भारत की मैन्युफैक्चरिंग दृष्टिकोण से एक आंकड़ा रखा, अगर आप परचेसिंग पैरिटी की दृष्टि से भी देखें, परचेसिंग पावर की पैरिटी की दृष्टि से, तो हम विश्व में नंबर 3 हैं। यस। ये वो देश है जिसमें कुछ नेता ये कहते थे कि गरीब कैसे फाइनेंशियली टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में ट्रांजैक्ट करेगा। आज विश्व भर में डिजिटल पेमेंट्स में भारत नंबर 1 है। मजाक उड़ाया जाता था पीछी दमरम ने तो सदन में जितना मजाक मॉल उड़ाया। में डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है उतना ही गरीब की सब्जी की रेडी पे हो रहा है, उतना ही चाय वाले की दुकान पर हो रहा है। 100 बिलियन ट्रांजैक्शंस एक देश का करना और देश का पहले पायदान पर फाइनेंशियल न सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का अपना जलवा दिखाना बल्कि एक पब्लिक ट्रस्ट का प्रमाण प्रस्तुत करना पूरे विश्व के सामने, ये आसान नहीं। और मैं थोड़ा इतिहास के पन्ने पलट देती हूँ। जब कोविड आया था, आपको याद होगा, एक पत्रकार के नाते विश्व भर में हल्ला कट गया था कि इस देश में 6 लाख गांव हैं, 140 करोड़ लोग हैं, इनके पास वैक्सीन कैसे पहुंचेगी। हमारे देश में वैक्सीन बनी, ब्रिटेन में
और मैं बड़े ही सम्मान के साथ अपने ब्रिटिश दोस्तों के बारे में कहती हूँ, वहां पर टॉयलेट पेपर नहीं मिल रहा था, वहां पर चिटों पे लोग कह रहे थे दवाइयां क्या लेनी है, वैक्सीन क्या लेनी है। भारत ने डिजिटल पूरा प्लेटफॉर्म बनाया, 140 करोड़ लोगों को 3 डोजेस पहुंचाना किसी देश के लिए आसान नहीं, लेकिन हमने अपनी उपलब्धि को अपने तक सीमित नहीं रखा। हमारे देश ने 160 देशों को, 166 टू बी एग्जैक्ट देशों को वो वैक्सीन पहुंचाई और मैत्री का प्रमाण पूरे विश्व के सामने रखा, जब पूरे विश्व में सप्लाई चेन्स कंस्ट्रेन हो रहे थे। तो भारत की क्या क्षमता है, वो विषम परिस्थिति ने भारत ने ही प्रमाणित कर दिखाया। अच्छा, प्रधानमंत्री ने मुझे 5 प्रण मैं एक बार बताता हूं, उसमें से मैं चाहूंगा आप सबसे महत्वपूर्ण किसको समझती हैं। 2021 में उन्होंने कहा था कि अमृतकाल को लेकर एक विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरा उन्होंने कहा था कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, तीसरा अपनी विरासत पर गर्व, चौथा एकता और एकजुटता, उस पर मैं जरूर आऊंगा, और 5वां नागरिकों के कर्तव्यों का पालन। इन 5 में से सबसे महत्वपूर्ण अमृतकाल के लक्ष्य के लिए आप किसको समझती हैं? हमारे देश में कई नेता रहे हैं जो नागरिकों के अधिकारों की बात करते आए हैं। पहली बार एक प्रधानमंत्री है जो नागरिकों को दायित्व बोध से परिचय दे रहे हैं। एक नेता के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि नेता नॉर्मली ये करते हैं कि जो नागरिक को अच्छा लगे वो बोलो। तो अधिकार की चर्चा सबको अच्छी लगती है, दायित्व की चर्चा बहुत कम होती है। तो इन 5 संकल्पों में अगर मेरे पास एक ऐसा नेतृत्व हो जो मुझ में ये विश्वास और कर्तव्य बोध का सृजन कर सके, तो मुझे लगता है सबसे जरूरी संकल्प वो है। अवरोधक क्या मानती हैं? आपको क्या लगता है सबसे बड़ा अवरोधक क्या है इस लक्ष्य को पूरा करने में? कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ एकजुटता की बहुत कमी है, हम लोग घर में ही एकजुट नहीं है। अब मैं याद दिलाऊंगा तो फिर लगेगा राजनीतिक सवाल है। भाई राहुल गांधी कहते हैं कि अभी सुनामी आने वाली है, नाम ले रहे हैं, वहां लोग हंस रहे हैं। भाई नेता विपक्ष है मैम, वो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन। उसमें मैं वो नहीं मना नहीं कर रही हूँ, वो प्रामाणिक सत्य है, उससे किसी को इनकार नहीं हो रहा। लेकिन एक नेता का मात्र नाम लेते हुए जनता में क्या रिएक्शन है, उसके बाद मुझे कोई विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। आप लिटरली मुझे मत देखें, कैमरा होगा तो ऑडियंस पर आप कैमरा घुमाकर देखें। लेकिन आपको लगता है ये अवरोधक है उस लक्ष्य को प्राप्ति में कि हमारी राजनीतिक एका नहीं है, एकजुटता नहीं है? हम लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं, हम लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। जनता ने संकल्प लिया था कि ये गतिरोध उनको नहीं चाहिए, इसीलिए वो विपक्ष में है। जनता का ये संकल्प था कि अगर ये व्यक्ति अथवा ये राजनीतिक दल देश के विकास के आड़े आ रहा है तो इनको विपक्ष में बिठाओ। तो जनता ने 3 बार बिठा तो दिया। लेकिन आपको लगता है थोड़ा असंतोष है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी वक्त वही राहुल गांधी जी कोटा में छात्रों से संवाद कर रहे हैं, जेन जी, मतलब ऐसा है, इसी वक्त वो बात कर रहे हैं। देखिए, इतना भी अमृतकाल नहीं आया कि राहुल गांधी खुश हो नरेंद्र मोदी से, ये संभव नहीं है। जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन भूकंप आ जाएगा देश की राजनीति में। विपक्ष का काम है प्रामाणिकता से, ट्रांसपेरेंसी से देश को और भी समृद्ध करने के लिए, सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मुद्दे उठाए। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी की सबसे जो सेलिब्रेटेड निशानी वो ये है कि एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष हो जी। और अगर विपक्ष मुद्दे उठाता है तो प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने संगठन के माध्यम से, संसद के माध्यम से बार बार कहा कि हर मुद्दे पर जवाब देना हमारा दायित्व है और हर मुद्दे पर जवाब पाना विपक्ष का और जनता का अधिकार है। उससे कोई भी मुंह नहीं फेरता। विषय कहां आकर उलझता है, वो तब उलझता है जब आप दायित्व की दृष्टि से नहीं, कलंकित करने के लिए, भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए कोई मुद्दा उठाते हैं। तो जब एक गवर्नमेंट प्लेस में 3 बार होती है पोजीशन में और वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है, तभी तो जनता बार बार उनको वोट देती है। हाल फिलहाल में बंगाल का चुनाव आपने देख लिया है, तो वो अपने आप में एक प्रमाण है, एक प्रतीक है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता का कितना विश्वास है। नहीं, लेकिन भाई राहुल गांधी तो कहते हैं, और मैं तो ये कहूंगी कि जीवन भर वो यूं ही विपक्ष में दायित्व निभाते रहें, ऐसी मेरी उनको शुभकामना। वो तो उनका कंपटीशन तो खत्म हो ही रहा है उनकी पार्टियों के साथ, जो इंडी की बाकी पार्टियों के साथ जो हो रहा है। उनकी पार्टी या किसी और की पार्टी में क्या हो रहा है वो मेरा उससे कोई सरोकार नहीं। मेरी एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। तो अब एक राजनीतिक दल
जब संगठित होता है जी, तो उसके पीछे एक धारणा, एक आइडियोलॉजी होती है, एक संकल्प होता है। अगर आप किसी भी भाजपाई से पूछें कि आपकी राजनीति को कैसे परिभाषित किया जाए, तो हर भाजपा का कार्यकर्ता कहेगा हमें एक ही स्वर कान में फूंका जाता है, नेशन फर्स्ट। ठीक। आप देश में किसी से भी पूछ लीजिए तो वो कहेंगे भाजपाई की निशानी क्या है, वो कहेंगे भारत प्रथम, बाकी सब बाद में। क्या ये उस राजनीतिक दल के बारे में कहा जा सकता है? लेकिन राहुल गांधी कहते हैं वो तो भाई वॉर्न करते हैं, चेताते हैं। अभी जो उन्होंने चेताया है, क्योंकि हम लोग यहाँ अमृतकाल की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए सवाल ले रहा हूं, हम लोग यहाँ अमृतकाल की परिकल्पना की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 1 साल में प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे, देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है, भूकंप आने वाला है, संस्थाओं में बगावत होने वाली है, और ऐसी विद्रोह की स्थिति होगी कि सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। ये वही दल है जिसने 2013 में कहा था चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो एक बड़ा पुराना गीत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और ये वही राजनीतिक दल है जिसने कहा था 14 में मोदी नहीं जीतेंगे। ये वही राजनीतिक दल है जिसने कहा था कि 2019 का चुनाव नहीं जीतेंगे। ये वही राजनीतिक दल है जिसने कहा 2024 का चुनाव नहीं जीतेंगे। इसी दल ने बंगाल में आकर कहा था कि बंगाल नहीं जीतेंगे। अच्छा, क्या हुआ था बंगाल में? थोड़ा बंगाल के बारे में बताइए, क्योंकि आप तो वहां रही, बंगाल में आपने चुनाव प्रचार भी किया, हम सबने वो तस्वीरें देखी। ये बंगाल में क्या हो गया? मतलब इतना प्रचंड बहुमत, इस तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री। अब जो बचे कुछ हैं उसकी बात मैं आगे करूंगा, वो भी कहां आपकी साइड ही संभवतः आरोप लग रहे हैं। लेकिन बंगाल में क्या हुआ, क्या मैम, क्या हुआ एग्जैक्टली बंगाल में? वो हुआ जो लोकतंत्र में होना चाहिए, जनता जीती। जनता जीती? हाँ, जनता जीती। देखिए अमन जी, आज इस वातानुकूलित हॉल में बातें करना आसान है। आप सोचिए कि एक गांव में, एक परिवार में रात को गुंडे जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें इस गांव में रहना है तो रात को अपने घर की बहू बेटियों को टीएमसी के ऑफिस भेजो। आपके ही पत्रकारों ने कई न्यूज चैनल्स पे या फिर आपके पॉडकास्ट पर इसका वर्णन किया है। मैं स्वयं जानती हूं एक कार्यकर्ता को जिसके घर वर्षों पहले चाय पीने गए थे जी। उसके घर 8 गुंडे भेजे गए उसका गैंग रेप करने के लिए। और आपके एक जर्नलिस्ट हैं यतेंद्र जी, उन्होंने सार्वजनिक इसका बयान किया है, वो मिले हैं उस विक्टिम से। पानीहाटी में हमारी जो प्रतिनिधि थी, आरजी कार विक्टिम की जो माता जी, आप उनसे सुनिए कभी उनके साथ क्या घटा। कि बेटी का बलात्कार होता है, डेड बॉडी लेकर लोग शमशान पहुंच जाते हैं कि इससे पहले कि पड़ताल हो सके बॉडी जला दो। उस मां को भागना पड़ता है, गरीब मां है, शमशान घाट जाकर हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं तृणमूल के। आप सोचिए क्या नजारा होगा उस गांव में। और मैं ऐसे गांव में गई हूं साक्षात, मैं 15 साल से वहां रही हूं। एक नौजवान को सरेआम खेत में पेड़ से जिंदा लटका दिया जाता है और उसको एक एग्जाम्पल बना दिया जाता है कि तुम अगर भाजपाई हो तो तुमको मौत के घाट उतार देंगे। आपको क्या लगता है जनता जवाब नहीं देगी फिर? तो मैं तो आभार व्यक्त करती हूँ इलेक्शन कमीशन का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का। आप सोचिए सार्वजनिक टीएमसी के गुंडे देश के गृह मंत्री को धमकी देते हैं कि लौट नहीं पाओगे। ऐसे में जनता का उठकर बोलना, ये लोकतंत्र की हाल फिलहाल के जितने भी चुनाव हैं, जिस दिन चुनाव का परिणाम आ रहा था, दिल्ली की सड़कों में जो ट्रैफिक होता है वो थम सा गया था। हर इंसान टेलीविजन चैनल की ओर रुख कर रहा था ये देखने के लिए, बताओ बंगाल में क्या हुआ। ठीक बात है। जब देश का नागरिक एक प्रदेश के जो इलेक्शन रिजल्ट है उससे जुड़ गया, तो आप सोचिए। अब यतेंद्र जी तो हमारे कोई हिमायती नहीं है, पत्रकार हैं आपके, स्टोरी बिल्कुल याद है वो। लेकिन वो मिले हैं उस विक्टिम से। ठीक बात। उसका गैंगरेप किया जाता है, उस अवस्था में उससे कहा जाता है चाय बनाओ, उसके बच्चे के सर पर बंदूक रखी जाती है, उसको नग्न अवस्था में बोला जाओ बाहर कि तुमको बीजेपी का समर्थन करना है। ठीक है, बंगाल में जो हुआ वो जन आक्रोश था। आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, आप सोचिए वो जी रहे थे वो। ठीक बात है। और ये ठीक नहीं हो सकता। तो जिस विपक्ष के इस नेता की आप बात कर रहे हैं ना अमन जी, वो जाकर वहां खड़े थे, पीठ थपथपा रहे थे ऐसे लोगों की। आप बोलिए, उस नेता के प्रति फिर किसी का सम्मान हो सकता है? राजनीति अपनी जगह है, मुद्दों पर लड़िए,
लेकिन राजनीति में जब आप महिला के सम्मान को एक यंत्र बना दे, वायलेंस को तंत्र का हिस्सा बना दे, नौजवानों को मौत के घाट उतार दे, आपको क्या लगता है जनता चुप बैठकर तमाशा देखेगी? वो जवाब दिया गया, जवाब दिया जनता ने पश्चिम बंगाल में। लेकिन अब जो हो रहा है टीएमसी के साथ, लोग कह रहे पहले आम आदमी पार्टी, फिर टीएमसी, फिर उद्धव गुट के भी सांसद, ये जो कुछ ऑपरेशन टाइगर का नाम, ये सब बीजेपी कराती है ईडी सीबीआई का डर दिखाकर। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी राजनीतिक दलों में क्या हो रहा है वो उससे मुझे इसलिए भी सरोकार नहीं, क्योंकि अगर आपकी आइडियोलॉजी है, देखिए मैं 10 साल मैंने एक ऐसा कार्यकाल देखा भाजपा के संगठन में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी जी। जब मैं पहली बार अमेठी लड़ने गई तब केंद्र में सोनिया गांधी की सरकार थी, वो यूपीए की चेयरपर्सन थी, और प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी। दोनों तरफ हमारी सरकारें नहीं थी। हमने 10 साल का वो कालखंड देखा कार्यकर्ता के नाते, जब हमारी सत्ता नहीं थी। हम जैसे कार्यकर्ताओं ने तो कभी अपनी पार्टी नहीं छोड़ी। ऐसे असंख्य कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी। इंदिरा गांधी होती तो बैन लगा देती आपकी पार्टी। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को हमने तब नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि हमारा संकल्प हमारे देश के लिए था। तो जहां पर आइडियोलॉजी का अभाव हो, जहां फैमिली रन ऑपरेशन बन जाए, वहां पर लोगों का तितर बितर होना स्वाभाविक है। लेकिन जहां मूलतः एक आइडियोलॉजी हो जो लोगों को बांधे, वहां पर वो एक परिवार जैसा दिखता है, एक राजनीतिक तंत्र बड़ा मजबूत दिखता है, जो आपको आज भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है। बस एक आखिरी सवाल, जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर रही है, उसको लेकर एक बयान आया अशोक गहलोत का। उन्होंने सीधा कहा, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि इंदिरा गांधी होती तो बीजेपी का बैन लगा दिया। और अशोक जी ने ही फिर प्रमाणित कर दिया कि कांग्रेस का नेतृत्व और गांधी परिवार कितना अनडेमोक्रेटिक है। हुआ ये राजस्थान में। क्योंकि अगर दम है तो चुनाव लड़ो, उसमें जनता दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। इतना घमंड मत करो कि तुम्हें ये लगे कि सत्ता आएगी तो हम फला फला को बैन कर देंगे। ये स्वर जब एक राजनीतिक दल के नेता के मुख से निकलते हैं, वो जनता को पुनः ये प्रमाण देते हैं कि इन लोगों को ऑपोजिशन में ही रखो, क्योंकि इनके पास गलती से भी कभी सत्ता आई तो सबसे पहले ये लोकतंत्र का गला घोट देंगे। तो गहलोत साहब ने आपको सही चित्र दिखाया उस परिवार का जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति ईरानी जी, हर सवाल का जवाब आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।